प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह के काव्य खंड के अंतर्गत घर की याद पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो एक संक्षिप्त परिचय हम इनका भी देना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव में हुआ था और ये टिगरिया गांव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। तो बच्चों, इनका जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। और बच्चों, इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम आप सभी को कुछ शब्दों के, जो कि कठिन हैं, उनके अर्थ बताएंगे ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, कविता के दौरान आपको एक शब्द मिलेगा, नज़र में तिर रहा है। नज़र में तिर रहा है मीन्स होता है आँखों के सामने दृश्य का घूमना। तिर मतलब तैरना और आँखों में तैरना मतलब क्रमशः एक एक दृश्य आँखों के सामने आना। पूर्ण है मतलब परिपूर्ण है, वो सुख, समृद्धि, संपन्नता, किसी भी चीज़ से पूर्ण हो सकता है। परिताप कहते हैं बच्चों अत्यधिक दुख को। और नवनीत मीन्स होता है मक्खन। हेटे मतलब कम अच्छे लगना, मतलब प्रमुख न होना। और लीक कहते हैं परंपरा को। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम आपको कविता एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में कवि ने अपने घर की याद की है। कवि जेल में है, स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में कवि जेल गया है और वहाँ पर एक रात बारिश हो रही है और उस रात में कवि अपने घर के समस्त सदस्यों को क्रमशः याद कर रहा है। उसी का वर्णन इस कविता में हुआ है। तो देखिए, कवि कह रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। जब एक बात को, हमने आपको पहले भी बताया, जब एक बात को दूसरी बार पुनः कहते हैं तो उस बात में कुछ ज़्यादा ही भावों की गहराई आ जाती है। तो कवि ने कहा आज पानी गिर रहा है, मतलब आज पानी गिर रहा है। सावन का महीना है तो पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। फिर दूसरी बार कवि ने कहा तो इसका मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, मतलब साधारण पानी नहीं गिर रहा है, पूरी रात मूसलाधार बारिश हो रही है। प्राण मन घिरता रहा है। अब कवि ने अपने लिए कहा है कि उसके प्राणों में और उसका जो मन है उसमें घर की यादें बराबर बनी रही हैं, बराबर घर की यादें आ रही हैं। बहुत पानी गिर रहा है, पुनः कवि कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, मतलब साधारण पानी नहीं गिर रहा है, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है, अर्थात घर की यादें बराबर क्रमशः एक एक करके कवि की नज़रों में आ रही हैं। घर की मुझसे दूर है जो, अब कवि ने घर के बारे में बताना शुरू किया कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, मतलब वह घर जो इस समय कवि से दूर है, क्योंकि कवि तो जेल में है और घर दूर है जेल से। और घर कैसा है, वो खुशी से भरपूर है, मतलब उसमें रंच मात्र भी दुख और गम का माहौल नहीं है। घर में 4 भाई,
मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब कवि यहाँ पर अपनी भाई बहनों को याद करके कह रहा है कि घर में 4 भाई, कह रहा है कि हमारा घर जिसमें कि हमारे 4 भाई हैं, और 4 भाई कवि 5वां है, और कवि के जो 4 भाई हैं उनके बारे में अभी कवि आगे बताएगा, जिनको वो अपनी भुजा बताता है। और मायके में बहन आई, मतलब एक बहन जिसकी शादी हो गई है, तो वो बहन अपने घर आई है, अपने पीहर आई है। और वो कह रहा है कवि कि कहने को तो बहन जो है अपने बाप के घर आई है, लेकिन इस समय घर का माहौल ऐसा है कवि के जेल आ जाने के कारण कि वो अपने बाप के घर नहीं, ऐसा लगता है जैसे परिताप के घर आई है। परिताप मतलब हमने भी आपको बताया था, अत्यधिक कष्ट, अत्यधिक दुख। तो ऐसा लगता है जैसे दुख से भरे हुए घर में आई है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अभी हमने आपको बताया था कि आगे कवि अपने भाइयों को भुजा बताता है। घर में सब जुड़े हैं, ऐसा घर कि जिसमें सब आपस में पूरी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, किसी को किसी से कोई दुराव नहीं है। और ऐसा जो जुड़ाव है वो बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। सबकी इतने कब जुड़े हैं कि मतलब किसी के घर में इतने करीब कब मतलब सदस्य होते हैं जैसे कि कवि के घर में हैं। 4 भाई 4 बहनें, और कवि ने बताया कि उसके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और भाई कैसे हैं, कवि ने कहा कि हमारे भाई जो हैं वो हमारी भुजा के समान हैं। और बहनें कैसी हैं, प्यार की प्रतिमूर्ति हैं बहनें। तो आपने देखा कि इसमें कवि ने अपने भाई बहनों के बारे में बताया है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम इस पद्यांश के बारे में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इस पद्यांश में सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है, घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है, पानी गिर रहा है में यमक अलंकार तथा आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, घर नज़र में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, भुजा भाई में उपमा अलंकार व अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग है, और संयुक्त परिवार का आदर्श उपस्थित हुआ है। तो इतना आपको समझ में आया? सबको आ गया? आगे बढ़ें? ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया हो तो दुख नहीं फिर। अब कवि ने अपनी माँ के बारे में बताया और कहा कि माँ बिन पढ़ी मेरी, माँ कैसी है, कवि की माँ कैसी है कि वो पढ़ी नहीं है, और कैसी है कि मानो वो दुख से ही गढ़ी गई है। मतलब उसकी काया जो है वो ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे उसकी काया दुख से बनी हुई है। और कैसी है माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लेने से, कवि ने कहा कि जिसकी गोद में सिर रख लेने से दूर तक दुख का कोई नाम निशान नहीं रह जाता है। फिर पुनः कवि कहता है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। फिर अपनी माँ को याद कर रहा है जेल में कवि, और कह रहा है कि हमारी माँ स्नेह की धारा है, और वो स्नेह की धारा का जो विस्तारण है वो यहाँ तक मतलब जेल तक भी फैला हुआ है। उसका विस्तारण जो है, माँ की स्नेह धारा का विस्तारण जो है वो जेल तक पसरा हुआ है। उसे लिखना नहीं आता क्योंकि उसकी माँ पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है, इसलिए कवि ने कहा कि उसे लिखना भी नहीं आता, और अगर उसको लिखना आता तो उसका पत्र शायद मैं यहाँ जेल में पा पाता, लेकिन जब उसे लिखना नहीं आता तो उसका पत्र मुझे किस तरह मिल सकता है। अब 2 पद्यांश में कवि ने माँ की याद की, अब वह अपने पिता की याद कर रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा
एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब अपने पिता के बारे में कवि बता रहा है कि हमारे पिता ऐसे हैं कि जिनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा नहीं व्यापा है, मतलब वृद्धावस्था के कोई भी लक्षण उनमें नहीं दृष्टिगोचर होते हैं, और वो इतने सक्रिय हैं कि वो इस उम्र पर भी अभी भी दौड़ सकते हैं और अभी भी वो खिलखिलाते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। और पिताजी कैसे हैं? ऐसे हैं कि मौत भी अगर आ जाए तो वो उनकी परवाह नहीं करते, और अगर शेर भी आ जाए तो डर के नहीं भाग सकते। अब यहाँ पर पिताजी के गुणों में वीर रस का अनुभव हो रहा है। और कैसे हैं पिताजी? अगर वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं, और अगर कोई काम करते हैं तो झंझा लरसता है, अर्थात पूरे मनोवेग से वे उस काम को करते हैं। तो देखिए इसमें विशेष क्या है? माँ के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर चित्रण है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है, और पिता के वर्णन में वीर रस का, अभी मैंने बताया था आपको कि पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। तो इतना आया आप लोगों को समझ में? सबको आ गया? आगे बढ़ें? हाँ चलिए, अच्छा। अब देखिए पिताजी के ही बारे में आगे भी बताया जा रहा है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब पिताजी के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि जब हमेशा की तरह से पिताजी आज जब गीता का पाठ करके और 260 दंड लगा करके, मुगदर हिला करके और मूठ मिला करके जब नीचे आए होंगे, नीचे मतलब परिवार के बीच में जब आए होंगे, तब उनके नयनों में जल आ गया होगा, अर्थात अश्रु आ गए होंगे। और फिर कवि ने कहा कि हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। फिर कवि ने कहा कि हाय पानी गिर रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के सदस्यों की आँखों से अश्रु जल ही गिर रहा है, और उसमें हमारे परिवार के सदस्यों के दृश्य जो हैं वो तैर रहे हैं। फिर कवि ने अपने भाई बहनों के बारे में याद किया। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कि जो हमारे भाई भुजा के समान हैं, जो हमारी बहनें प्यार की प्रतिमूर्ति हैं, वे या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, और उस अवस्था में जब पिताजी को वो नज़र पड़े होंगे तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ऐसे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा था, और वे इन सबको, अन्य भाई बहनों को देख करके वे हमारा नाम लेकर, मतलब 5वें थे ये, तो कह रहे हैं 5वें का नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन है, दृश्य बिंब है, संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत है, भाषा सहज व सरल है, भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली में प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है, शांत रस है और मुक्त छंद है। तो इतना आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? आगे बढ़ें? देखिए 5वां, मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब कवि ने अपने प्रति पिताजी के प्यार का वर्णन किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं 5वां था, लेकिन पिताजी, वो जो हमारे अन्य भाई बहन थे, वो उनके लिए सोने के समान थे, लेकिन मैं उनके लिए सोने पर सुहागा के समान था। हमको वो सोने पर सुहागा कहते थे, और इस तरह से हमें विशेष प्यार करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, मतलब आज उनके वो स्वर्ण सोने के जो बेटे थे वे
सभी हमारे अनुपस्थित होने पर वे उनको अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर जो सोने पर सुहागा हूँ वो आज जेल में अभागा बना बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और फिर माता ने पिता से कहा होगा, क्यों इसलिए कष्ट कर रहे हो, क्यों आँखों में आंसू ला रहे हो, क्योंकि अपना भवानी तो वहाँ अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर उस गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लिखी है। फिर माता ने समझाया होगा कि अपनापन समझकर ही और तुम्हारा मन पाकर ही तो वो गया है जेल में, और वो गया है ये तुम्हारे परिवार की लीक मतलब परंपरा है, तो अगर वो जेल गया है तो ठीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और फिर माता ने समझाया होगा कि अगर वह पीछे पाँव हटा लेता और जेल नहीं जाता तो वो मेरी कोख को लजा देता। और इस तरह से आप कच्चे मत होइए, अगर आप इस तरह से कच्चे होंगे तो और भी बच्चे जो हैं वो रो पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना इत्यादि मुहावरों का प्रयोग है इसमें, और संवाद शैली है, और खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। तो इतना आया आपको समझ में? आगे बढ़ जाएं? चलिए देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और माता के इस तरह समझाने पर पिताजी ने बहुत कष्ट हृदय में बर्दाश्त करते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ और मैं अपना धैर्य कहाँ खोता हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। अब कवि ने यहाँ पर सावन से कहा है, सावन को सजीला भी बताया है क्योंकि सावन जलपूर्ण होता है, कि हे सजीले सावन और हे मेरे पुण्य पावन सावन, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन इतनी कृपा करना कि हमारे जो माँ बाप हैं वे पाँचवें को तरस तरस कर वहाँ उनकी आँखें न बरसें। मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब सावन से ही कवि कह रहा है कि मैं मज़े में हूँ, सही हूँ। क्या कह रहा है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं मज़े में हूँ और मैं सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, मुझे इतना ही कष्ट है कि मैं घर नहीं हूँ। लेकिन तुरंत फिर कवि कहता है कि ये बस बड़ा बस है, ये बस, पहले तो कवि ने कहा कि बस यही बात है, मतलब केवल इतनी सी बात है, लेकिन तुरंत कवि अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता और वो कहता है किंतु ये जो बस है वो बहुत बड़ा बस है, मतलब कि मैं अपनों के बीच में नहीं हूँ और इसी बस से सब विरस है, मतलब इसी बस से ही सब दुखी हैं, आक्रांत हैं। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अब कवि ने सावन से कहा कि हमारे माता पिता से ये सब कुछ मत कह देना और उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ और उन्हें कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब कवि ने कहा कि उनसे कहना कि मैं यहाँ पर काम भी करता हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत नाम भी हो रहा है, चाहते हैं लोग कहना, यहाँ पर सभी लोग मुझे चाहते भी हैं, और ये भी कहना कि शोक करने की बात नहीं है, आप लोग शोक मत करिए। तो देखिए बच्चों, इसमें पिता की भावुकता का सजीव वर्णन है। सावन को दूध बनाने की प्राचीन परंपरा का प्रयोग हुआ है। संवाद शैली है, पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है, बस शब्द में यमक अलंकार है, और खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। आ गया समझ में? सबको आया? सबको आ गया इतना? चलिए आगे देखिए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कवि ने ऐसा कुछ कहने के लिए बताया ताकि माता पिता को अत्यधिक दुख ना हो। क्या कहा उन्होंने? कहा कि कहना मैं यहाँ पर मस्त हूँ, और क्या कहा कि मैं चरखा काटने में व्यस्त हूँ,
जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो उसे दुख कम होता है। और क्या कहा कि वजन 70 शेर मेरा है, कि अर्थात माता पिता को ये ना हो, दुख ना हो कि हमारा भवानी वहाँ पर दुबला हो गया होगा दुख के कारण। और भोजन ढेर मेरा, मतलब मैं बहुत खाता हूँ, बहुत मस्त हूँ, मोटा हो गया हूँ, सब कुछ ऐसा बताया कि जिससे कि माता पिता को कष्ट ना हो। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। फिर कवि ने कहा कि उनसे बताना कि मैं खेलता कूदता हूँ और दुखों को मैं क्या करता हूँ, डट कर ठेल देता हूँ, मतलब आगे बढ़ा देता हूँ। और ये भी कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, और कहीं ये ना कह देना कि यहाँ पर मैं अस्त हूँ। अस्त मतलब समाप्त हो जाना, दुख के कारण अपना अस्तित्व खो देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। फिर कहा, हे सावन तुम ऐसा न कह देना, और कैसा न कह देना, कि जो कुछ है वैसा ना कह देना, मतलब जो हकीकत है इस समय वैसा ना कह देना। और ये कहीं ना कह देना कि मैं रातों में जागता हूँ और मैं इंसान से बचना चाहता हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला दुखी होता है तो वो अकेला रहना चाहता है। तो ये ना कह देना कि वो आदमी से भागता है, आदमी से बचना चाहता है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब क्या कहा कि ये न कह देना कि मैं मौन रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, जो कि दुखी होने का एक लक्षण है। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, और ये भी एक दुखी होने का लक्षण है कि व्यक्ति अपना मैं कौन हूँ यही भूल जाता है दुख के आगे। देखना कुछ बक न देना, फिर कवि ने कहा, हे सावन देखो ऐसा कुछ न बक देना जिससे कि उनको ये शक हो जाए कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वेद को वे न तरसें। पुनः पंक्तियों को कहा गया है कि हे हरे भरे सावन, हे पुण्य पावन सावन, तुम जितना चाहो बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ न करना कि हमारे माता पिता की आंखें हमारे कारण बरसें। अब देखो यहाँ पर कवि ने अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहा है। आदमी से भागता हूँ में कवि की पीड़ा का वर्णन है। पांचवें शब्द से अभिव्यक्त होने वाली करुणा मर्म स्पर्शी है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के लिए सजीले हरे पुण्य पावन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है और खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। संवाद शैली है और प्रसाद गुण है। आ गया समझ में? सबको आया? सबको आ गया? अच्छे से आया? आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, अब हम क्वेश्चन के आंसर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, डिटेल आप लोग अपने आप करिएगा। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने से संबंध ये है कि कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है, और ऐसे में कवि के मन को स्मृतियाँ घेर रही हैं, और जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन में घर की याद तिर रही है, अतः इन दोनों में संबंध है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? अब हमने अभी आपको बताया परित्याग मीन्स क्या होता है, अत्यधिक दुख। और जब कवि जेल में है, मतलब जो मायके आई है उस बहन का भाई जब जेल में है तो उसके लिए वो घर जो है अथाह दुख का सागर है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। ठीक है। आगे चलिए, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? बताइए। ये तो आप लोग बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे फटाफट, क्योंकि इस पूरी कविता में आपने पिता की विशेषताएं देखी हैं। जल्दी बोलिए। ठीक, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। नेक्स्ट। हाँ, वो खिलखिला के हंसते भी हैं। ठीक है, वो दौड़ लगाते हैं तथा दंडक भी करते हैं। अगला।
मौत के सामने आने पर डरते नहीं, बहुत सही। और नेक्स्ट बोलिए। ठीक, वो तूफान की रफ्तार से काम भी कर सकते हैं। और वे गीता का पाठ करते हैं। चलो, जो पॉइंट छूट गए वो हम बता रहे हैं। वो भावुक प्रवृत्ति के भी हैं, ये पॉइंट एक छूटा। और वे देश प्रेमी हैं, ये पॉइंट छूटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। आपने भी देखा था, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। अब देखिए बच्चों, कवि ने यहाँ बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है केवल। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। और तीसरा का प्रयोग है उसकी लाचारी और विवशता। और चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छिन गए हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। बताएगा कोई? बताओगे? एक एक ही पॉइंट बताओ। ठीक, दुखदाई माहौल, मौन रहना। ठीक, आदमी से दूर भाग रहना, रात भर जागते रहना। ठीक है, तनाव व निराशा। ठीक, ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर दिया कि वह इन्हीं परिस्थितियों को छिपाना चाहता है। और वह उसे सावन को चेतावनी भी देता है कि देखो कहीं सबको सही सही बक न देना। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।